आज हम जानेंगे सारता का सिद्धांत क्या होता है और पूर्ण प्रकटीकरण का सिद्धांत क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं सारता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार लेखांकन कार्यों में उन्हीं तथ्यों को प्रदर्शित किया जाता है जो महत्वपूर्ण हैं एवं वित्तीय व्यवहारों को प्रदर्शित करते हैं। जो सूचनाएं महत्वहीन हैं उन्हें छोड़ दिया जाता है। यह कहना चाहता है कि लेखा पुस्तकों में हम केवल उसी व्यवहार का लेखा करेंगे, उसी लेन-देन का लेखा करेंगे जो हमारे लेखा पुस्तकों में महत्वपूर्ण है। अनावश्यक का लेखा करके हम अपनी लेखा पुस्तकों का भार नहीं बढ़ाएंगे। यह हमारा सारता का सिद्धांत हमें कहता है। अर्थात देखिए, इससे लाभ क्या होगा और हानि क्या होगी। ऐसे हानि तो कुछ नहीं है, पर लाभ जानते हैं हम। इससे क्या होगा कि हमारे लेखा पुस्तकों में अनावश्यक की एंट्री नहीं होगी। हमारे लेखा पुस्तकें का वो भार, उस पे बोझ, एंट्रियों का बोझ कम होगा, वह सरल होगी, स्पष्ट होंगी, ताकि हमें अपनी आर्थिक स्थिति को समझने में, वित्तीय विवरणों को समझने में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। इसे हम एक उदाहरण के हिसाब से समझते हैं ताकि आपको स्पष्ट हो जाए। देखिए, हम मान लो हमारा एक व्यापार है, एक बिजनेस है। मान लो हमारी किराने की दुकान है, ठीक है। अब किराने की दुकान में चूंकि हम लोग बिल बनाते हैं, पेन पन्ने में बिल तो बनाते हैं ना। अब हम क्या करेंगे, एक पेन खरीद के लेके आते हैं, ठीक है। 10 रुपए का पेन है, हम लेखा पुस्तकों में क्या एंट्री करेंगे, 10 रुपए का शॉप एक्सपेंस या स्टेशनरी एक्सपेंस, 10 रुपए का। अब वह पेन हमारा उस साल में ख़त्म नहीं होता है, उस वित्तीय वर्ष में ख़त्म नहीं होता है, अप्रैल से लेके 31 मार्च तक आधी स्याही बचती है, जिसका उपयोग हम अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए करते हैं। तो क्या हम ऐसा लेखा करेंगे कि 5 रुपए का खर्चा इस साल और 5 रुपए का खर्चा दूसरे साल? ऐसा तो नहीं करेंगे ना। सीधा उसको उसको हम लोग खर्चे में 10 रुपए ही दिखाएंगे कि ये हमारा इस साल का खर्चा है। यही है सारता का सिद्धांत। सारता का सिद्धांत यही स्पष्ट करता है कि लेखों में अनावश्यक लेखे ना किए जाएं। लेखा पुस्तकों में अनावश्यक तरीके के कोई भी लेखे ना हो जिसका कोई महत्व ही ना हो। ये एक छोटा सा उदाहरण था। ऐसे अनेक मैंने आपको छोटा सा उदाहरण इसलिए दिया ताकि आपको स्पष्ट हो जाए, कहानी पूरी तरीके से क्लियर हो जाए कि सारता का सिद्धांत क्या कहता है। अब है हमारा पूर्ण प्रकटीकरण का सिद्धांत। अब जानते हैं, समझते हैं पूर्ण प्रकटीकरण का सिद्धांत क्या कहता है। पूर्ण प्रकटीकरण का सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि लेखांकन में सभी महत्वपूर्ण तथ्यों एवं सूचनाओं को निष्पक्षता के साथ सही रूप में प्रकट किया जाना चाहिए। देखो, पूर्ण प्रकटीकरण का सिद्धांत क्या कहता है कि लेखांकन के जो भी महत्वपूर्ण तथ्य एवं सूचनाएं हैं, ये जो पेंसिल वाला उदाहरण था यह यहाँ पे काम नहीं करेगा। वो इस सूचनाओं की बात नहीं कर रहा है, वह महत्वपूर्ण तथ्यों एवं सूचनाओं की बात कर रहे हैं। उसको पूर्ण निष्पक्षता के साथ हमें लेखा पुस्तकों में दर्ज करना चाहिए, ताकि भविष्य में जब हम अपनी पुस्तकों को लाभ, हानि, स्थिति विवरण या किसी भी प्रकार की जानकारी लेखों के बारे में जाननी हो तो हमें समझने में स्पष्ट हो कि यह लेखा क्यों, किस लिए और कैसे किया गया है। इसलिए पूर्ण प्रकटीकरण बहुत आवश्यक है। चलिए हम इसको एक उदाहरण से समझते हैं। संभाव्य दायित्व, जैसे न्यायालय में चल रहे बड़े राशि के दावे को वित्तीय विवरण प्रयोग करने वालों की जानकारी में ला देना चाहिए, अन्यथा ये विवरण भ्रमात्मक होंगे। मान लो आपके ऊपर कोई केस चल रहा है न्यायालय में, ठीक है। आपने मान लीजिए आपको जीएसटी का नोटिस आया, आपको टैक्स की रकम पे करनी है। अब आपने क्या करा, अपील कर दी कि नहीं, मुझे इतना टैक्स मुझ पर नहीं आना चाहिए, मैंने तो पहले से ही टैक्स पे कर दिया, ठीक है। तो क्या होगा, अपील करने की कंडीशन ये होती है कि जितना भी रकम है टैक्स का, उसका कुछ परसेंट आपको पहले न्यायालय में डिपॉजिट करना पड़ता है, ठीक है। तो इसका लेखा पुस्तकों में किया जाना आवश्यक है। यह क्यों आवश्यक है? देखिए,
अगर आप केस जीत जाते हैं तो पैसे आपको वापस प्राप्त हो जाएंगे, परंतु जब वो आपने जाने का दिखाया ही नहीं है तो आप आने का उसका कौन सा माध्यम दिखाएंगे? आप क्या दिखाएंगे कि वो पैसे आपको क्यों मिले? इसीलिए यह आवश्यक है कि हम उस डिपॉज़िट की एंट्री करें, ताकि जब वह वापस आए तो हमें पता रहना चाहिए कि यह पैसे कहाँ से आए हैं। इसका दूसरा उदाहरण है, यदि ह्रास विधि, स्टॉक मूल्यांकन विधि, अपर्याप्त ऋणों के प्रावधान के तरीके में कोई परिवर्तन किया गया हो तो इसे स्थिति विवरण के नीचे टिप्पणी में प्रकट कर देना चाहिए। ह्रास विधि हमने पहले की क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं कि ह्रास क्या होता है? डेप्रिसिएशन, जो हमारी संपत्ति पे लगता है। ठीक है, मैंने पहले बताया था कि ह्रास की जो परसेंटेज रहती है वह हर साल सेम रहता है, परंतु किसी कारण से या सरकार के किसी प्रावधान से उस परसेंट में भिन्नता आती है। जैसे अभी मशीनरी पे हमारा ह्रास की दर कितनी है? 15%। हमने पिछले 3 सालों से 15% की दर से ह्रास लगा रहे हैं। अब मान लो सरकार ने उसे बदल के 20% कर दिया, ठीक है, तो हम इस साल क्या करेंगे? 20% की दर से ह्रास लगाएंगे। तो अब हमें पता कैसे चलेगा? जब भविष्य में हम अपनी पुस्तकों को देखेंगे तो हमें क्या समझ आएगा कि पहले का कैलकुलेशन अलग और अभी का कैलकुलेशन अलग क्यों आ रहा है? हमें तो कुछ याद ही नहीं रहेगा। इसीलिए वह जो कैलकुलेशन है उसे हमें नीचे नोट करके लिखना आवश्यक है, एक टिप के रूप में, कि पहले हमारी 15% की दर थी, अब कुछ सरकार के प्रावधान के इस आर्टिकल के कारण इसे हमने 20% लिया है। यह एक मैं छोटा सा उदाहरण था, ऐसे कुछ अन्य भी हो सकते हैं, जैसे स्टॉक मूल्यांकन विधि। देखो, हम मान लेते हैं हम 100 रुपये का सामान खरीदते हैं, या हम जो भी सामान खरीदते हैं उस पर हमें 5% का प्रॉफिट होता है। तो जब हम स्टॉक का अंतिम मूल्यांकन करेंगे तो बचे हुए स्टॉक की रकम पे 5% जोड़कर उसका मूल्यांकन कर देंगे। पिछले कई वर्षों से हम ऐसे करते आ रहे हैं, ठीक है। अब क्या हुआ? इस वर्ष हमारा कुछ माल खराब हो गया, चोरी हो गया, या आग लग गई, कुछ भी हो गया, किसी भी प्रकार से डैमेज हो गया, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है? अब हम उसमें एग्जैक्ट 5% प्रॉफिट तो नहीं जोड़ सकते ना, हमारा जो नुकसान हुआ हम उसको तो माइनस ही करेंगे ना। मान लो 5% में से हमारा जो 1% था वो हमारा नुकसान हो गया, बचा 4%। अब हम 4% ही प्रॉफिट जोड़ेंगे। तो जो अंतिम स्टॉक पे हमने 4% प्रॉफिट जोड़ा, उसका कारण हमें नीचे टिप में लिखना आवश्यक है। एकदम आप स्पष्ट कारण ना भी लिखो, लेकिन आपको ये तो लिखना पड़ेगा कि 5% जोड़ा जाता था, इस बार हमने 4% जोड़ा है, ताकि भविष्य में हम जब देखें अपने लेखों को तो हमें पूर्ण रूप से स्पष्ट रूप से समझ आए कि यह किस लिए हुआ है और किस तरीके से हुआ है, ठीक है। अब और इसके एग्जाम्पल है अपर्याप्त अपर्याप्त ऋणों के प्रावधान, ठीक है। अपर्याप्त ऋणों के प्रावधान, यह क्या होता है? अपर्याप्त ऋण किसे कहते हैं? सबसे पहले तो इस चीज़ को समझना जरूरी है। अपर्याप्त ऋण वो धनराशि होती है जो हमें मिलने वाली होती है परंतु प्राप्त नहीं होती। हमने कोई सामान बेच दिया, ठीक है, और बदले में हमें पैसे अभी प्राप्त नहीं हुए हैं, वह भविष्य में हमें मिलने की आशा है, ठीक। हर साल हम जो हमारे पास पैसे मिलने बचे हम उसकी सीधी 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 एंट्री कर देते हैं, ठीक है। अब हमको मान लो इस साल में पता चल रहा है कि जो 20,000 हमको मिलने बचे थे उसमें से 5,000 जो राम से देने के मिलने बचे थे वो हमें पैसे नहीं देगा। हमें पता चल जाता है वह नहीं देना चाहता, हम उससे मांग मांग के थक गए, अब हमको पता हो गया है कि वो नहीं देगा। तो उस 5,000 को हम किस में डाल देंगे? डूबत ऋण में। तो अब हमको कितना लेना बचा है? 15,000 रुपये, मात्र 15,000 रुपये। तो हम अपने लेखा पुस्तकों में टिप करके लिखेंगे कि 5,000 हमारे क्या हो गए? डूबत ऋण हो गए।